स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। जैसा कि बच्चों हम लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था ये क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर हम देख रहे थे, इसके हम फर्स्ट सेक्शन में थे। फर्स्ट सेक्शन में हम क्या देख रहे हैं बच्चों, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। वैसे तो लास्ट क्लास में हमने ये पैसेज पूरी तरह से इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट कर ली थी, बट एक बार फिर मैं आप लोगों को फटाफट से रिवाइज करवाता हूं। इन केस यू हैव फॉरगॉटन, अगर आप भूल गए हैं तो हम एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम सीधा चलेंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, ठीक है। तो अब अगर आपको बच्चों याद होगा, मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आता है कि इस जो ये पैराग्राफ है इसको आपको कोई शीर्षक देना है, यानी कि यू हैव टू गिव सम टाइटल टू दिस पैराग्राफ, दिस पैसेज। तो आप क्या टाइटल देना चाहेंगे इस पैसेज को। तो याद कीजिए हमने इस पैसेज में क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, हमने इसमें पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स और रिलीजियस बिलीव्स, फेथ्स जो इंडिया में प्रिवेल कर रहे हैं, जो इंडिया में इतने सारे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनको हमें कैसे यूनाइट करके रखना है। और ये चीज की शुरुआत कहाँ से होगी, हर चीज की नींव कहाँ पे रखी जाती है बच्चों, स्कूल्स में, ठीक है। इसलिए एजुकेशनिस्ट के बारे में इसमें बताया गया था, जो टीचर्स होते हैं उनका एक बहुत बड़ा ये कर्तव्य है, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि वो बच्चों के मन में इस सीड को बहुत बचपन से ही डालें कि वी हैव टू लिव एंड यूनाइट, लिव विद यूनिटी। हमें सबके साथ एकजुटता के साथ रहना है, चाहे वो किसी भी रिलीजियस फेज से आता हो, ठीक है। इसलिए हमें स्कूल्स में या फिर अपने जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे इस तरह का एक माहौल, एक सिस्टम क्रिएट करना है जिसमें तरह तरह के मजहबों के लोग, रिलीजियस बिलीफ्स के लोग, अलग अलग लैंग्वेजेस स्पीक बोलने वाले लोग और डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग, दे ऑल लिव टुगेदर हैप्पीली एंड विद हार्मनी, ठीक है। सब लोग प्यार और मोहब्बत से एक साथ रहे, इस तरह का देश हमें क्रिएट करना है, एक राष्ट्र क्रिएट करना है। वी हैव टू क्रिएट सच काइंड ऑफ नेशन विच विल बी अ वेरी स्ट्रांग नेशन। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, इफ वी गेट फेलियर इन डूइंग दिस, या फिर इफ हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को या फेथ को या फिर पीपल स्पीकिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, हम अगर उनके साथ पार्शियलिटी करते हैं तो बच्चों क्या होगा, दिस विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। इससे क्या होंगे, दंगे और फसाद होंगे देश में। और इस वजह से अगर जिस देश में दंगे फसाद या फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, वहां पे वो देश कभी भी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के पाथ में आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कल देखी थी, तो मैंने आपको फटाफट से एक बार रिवाइज करवा दिया। तो अगर हमें इसका टाइटल देना है तो आप क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट्स, मुझे आप सोच करके बताइए। एक टाइटल मैं आप लोगों को देता हूं, ठीक है। आप भी साथ साथ डिस्कस कीजिए अपनी क्लास में, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कीजिए और नोट डाउन कीजिए 2-3 टाइटल्स जो आप इसको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के लिए अगर आपको समझाना चाहूं तो मैं एक टाइटल जो दूंगा वो ये होगा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इस तरह से टाइटल देके भी हम क्या कर सकते थे, अपने इस पैसेज को स्टार्ट कर सकते थे। ये भी हमारे इस पैसेज का टाइटल हो सकता था और ये एकदम सुटेबल बैठ रहा है, क्योंकि बात ही इसमें क्या हो रही है, यूनाइट रहने की बात हो रही है। वी नो दैट इन आवर कंट्री देयर आर पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है, डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड्स एंड डिफरेंट फेथ्स, ठीक है। सबके भगवान अलग हैं, सब अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करते हैं, सबके ट्रेडिशंस अलग हैं, रीति रिवाज अलग है। लेकिन हमें किस तरह से एक साथ मिलजुल के रहना है, इट डिपेंड्स ऑन अस। क्योंकि अगर हम मिलजुल के नहीं रहे, हम आपस में ही लड़ते रहे, तो इसका फायदा कौन उठाएगा, बाहर के लोग उठाएंगे और हम कमजोर पड़ जाएंगे। हमें कमजोर नहीं पड़ना है, वी हैव टू बिकम स्ट्रांग। और स्ट्रांग कैसे बनेंगे, जब हम यूनाइट होकर रहेंगे। इसलिए द टाइटल सूट्स, दिस टाइटल सूट्स इट वेरी वेरी मच, दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी में स्ट्रेंथ है, एकता में क्या है, बल है बच्चों, ठीक है। अब एक दो टाइटल आई एम गिविंग यू दिस एज अ होमवर्क कि आप एक दो टाइटल और इसके सोच सकते हैं। इसमें निकलने के लिए तो 2-3 टाइटल और बन सकते हैं। एंड आई एम गिविंग दिस टू, लिविंग दिस अप टू यू, ठीक है। आप खुद से सोचिएगा। अब चलते हैं बच्चों इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स की तरफ, ठीक है, द मेन पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों की स्क्रीन में, एज यू कैन सी, besides teaching students how to read and write,
and to count and calculate, our primary aim should be of। ये हमने फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट पैराग्राफ में ही ये चीज देखा था कि हमारा कर्तव्य एज अ टीचर, ठीक है, शिक्षक के रूप में हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को सिर्फ पढ़ना, लिखना, काउंट करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, ये सब ही ना सिखाएं। इसके अलावा भी हमारे कुछ और दायित्व है, और वो दायित्व क्या है? अभी इन ऑप्शंस में से हमें एक चीज चूज करनी होगी बच्चों, ठीक है। तो क्या वो ये है कि गिविंग देम वोकेशनल ट्रेनिंग? वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि कोई जो, मान लीजिए किसी वोकेशनल ट्रेनिंग में ये सब आ जाता है बच्चों, जैसे किसी बच्चे का पेंटिंग वगैरह में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी का सिंगिंग में इंटरेस्ट है, किसी का तबला बजाने में इंटरेस्ट है, किसी का गिटार में इंटरेस्ट है, इन सारी चीजों को हम बोलेंगे वोकेशनल ट्रेनिंग। या फिर किसी को स्किल डेवलपमेंट वगैरह की बात अगर हम करते हैं तो वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर आए। तो क्या ये इस बारे में बात नहीं हुई थी, ठीक है, पैराग्राफ में? तो दिस विल बी अ रॉन्ग ऑप्शन। इसको हम पहले ही देखते हुए क्या कर देंगे? रॉन्ग कर देंगे। मोल्डिंग देयर पर्सनैलिटी इन द राइट वे, कि हमें उनके व्यक्तित्व को बनाना होगा, ठीक है, पर्सनैलिटी बिल्ड करनी होगी। ठीक है, हमें उन्हें ज्ञान देना है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है इंसान का व्यक्तित्व, वो पर्सनैलिटी, कि वो आखिर में इंसान कैसा है। क्योंकि हम सब जो भी बने, हमारा प्रोफेशन आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई एक्टर बनेगा, क्रिकेटर बनेगा, बहुत सारे तरह तरह के फील्ड्स हैं बच्चों। आज की डेट में तो देयर आर इन्फिनाइट पाथ्स जहां पे आप जा सकते हैं। पहले एक वक्त हुआ करता था जब हमारे पास क्या होते थे? लिमिटेड ऑप्शंस थे कि या तो इंजीनियर या फिर डॉक्टर। दीज टू ऑप्शंस वर वेरी फेमस। और या फिर अगर जो इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेशनल साइड में नहीं जा रहा है तो फिर वो क्या बनेगा? आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी की तैयारी करेगा वो, ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी। बट आज की डेट में बच्चों आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी बच्चे, अब आज की नई जनरेशन जो आ रही है, उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस नहीं है। यू हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने एक बहुत बड़ा समुद्र है या बहुत खुला आकाश है। आप जहां जिस दिशा में भी उड़ना चाहे, यू कैन फ्लाई इन दैट डायरेक्शन। आप उस डायरेक्शन में उड़ सकते हैं, और अगर आप मेहनत करते हैं तो यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन योर लाइफ, ठीक है। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि बच्चे को उसके करियर में आगे क्या करना है वो हमें सिखाना है। बट आज की डेट में सबसे बड़ी चीज जो हो गई है वो ये है कि हमें उसे, बच्चे को सही डायरेक्शन देनी है। क्योंकि करियर तो हर कोई अपना बना ही लेगा, ठीक है, लेकिन सबसे मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वो इंसान सही डायरेक्शन में जा रहा है लाइफ में या नहीं जा रहा है, ठीक है। उसकी पर्सनैलिटी कैसी बन रही है, क्या वो एक अच्छा इंसान बन रहा है? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है एक अच्छे इंसान को क्रिएट करना। एक डॉक्टर बनाना, एक इंजीनियर बनाना इज नॉट दैट डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, लेकिन एक अच्छे व्यक्तित्व को बनाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर टीचर्स। ये काम किसका है बच्चों? दो लोगों का ये काम है, एक है शिक्षक और एक है पेरेंट्स, यानी कि माता पिता। माता पिता और पेरेंट्स और टीचर्स का ये बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे कि उन्हें एक जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स एक नई लाइफ को इस दुनिया में ला रहे हैं, ठीक है। ये उनकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस लाइफ को दुनिया में लेके आए वो लाइफ आगे जाके जो वो बड़ा होगा, बड़ी होगी, तो वो इस अर्थ के लिए, इस जिस अर्थ में उसने जन्म लिया है, जिस दुनिया में उसने जन्म लिया, उस दुनिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करे इन अ राइट वे, ना कि इस दुनिया को ही हार्म पहुंचाए, इस नुकसान पहुंचाए, ठीक है, सोसाइटी को या फिर इस कंट्री को या अर्थ को, ठीक है। अगर हम बड़े लेवल पे बात करते हैं तो ठीक उसी तरीके से टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई के अलावा संस्कार भी सिखाएं, मॉरल वैल्यूज भी सिखाएं, डिसिप्लिन भी सिखाएं, और ये सिखाएं कि लाइफ में क्या सही है और क्या गलत है, विच इज द राइट पाथ एंड विच इज द रॉन्ग पाथ। ये सारी चीजें अगर सिखाएं तो बच्चों दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जिनसे द वर्ल्ड इज फेसिंग, वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर क्योंकि जो भी, देखो, जो भी गलत लोग आगे जाके बन रहे हैं, चाहे वो क्रिमिनल्स बन रहे हैं, टेररिस्ट बन रहे हैं, या फिर वट एवर दे आर डूइंग, अगर कुछ लोग तो अच्छी पोस्ट पे भी पहुंच के क्या कर रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं, जैसे कि करप्शन हो गया, करप्शन कर रहे हैं लोग, ठीक है, आईएएस ऑफिसर्स, आप देखते रहते होंगे न्यूज में कि इस ऑफिसर ने इतना करप्शन किया, इस मिनिस्टर ने इतना करप्शन किया। तो देखो, आईएएस ऑफिसर बनने में, मिनिस्टर बनने में, कुछ भी बनने में, और या फिर किसी कंपनी के जो सीईओज हैं, बड़े बड़े वो हैं, वो क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग स्कैम कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो उन्होंने तो बहुत मेहनत करी थी, उन्होंने तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सक्सीड भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कर रहे हैं? वो गलत चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करके कोई फायदा नहीं है बच्चों। हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लाइफ में एक अच्छी डायरेक्शन में चलें, एक सही डायरेक्शन में जाए, सही दिशा में जाए, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने। तो जो हमारा आंसर है बच्चों वो यही हो जाएगा, मोल्डिंग देयर पर्सनैलिटी इन द राइट वे, जिसकी बात पैसेज में भी की गई थी कि हमें
उनकी पर्सनैलिटी को एक सही तरीके से मोल्ड करना है। मोल्ड करने का मतलब होता है बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कुम्हार जो होता है वो घड़े को क्या करता है, घड़े को एक शेप देता है, दैट इज कॉल्ड मोल्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से जो एक बच्चा होता है जो पहली बार स्कूल में कदम रखता है, ठीक है, वो भी एक क्या होता है, कच्ची मिट्टी की तरह होता है। उसको जिस तरह का शेप दिया जाएगा वो उसी शेप में ढल जाएगा। और ये शेप देने का काम कौन करते हैं, इस शेप देने का काम करते हैं टीचर्स। ठीक है, तो टीचर्स अगर उसे सही शेप देंगे, ना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी ध्यान देना है, बट साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी पे भी ध्यान देना है, उसकी वो क्या वैल्यूज सीख रहा है, क्या अच्छी अच्छी चीजें सीख रहा है या गलत चीजें सीख रहा है, इस पे भी ध्यान रखना है। तो दिस वॉज द पैसेज ऑल अबाउट, ये हमारा पैसेज का जो मेन थीम है वो यही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आंसर इस क्वेश्चन का मिल गया है। बाकी के जो ऑप्शन है, प्रोवाइडिंग देम फ्री मील, ठीक है, उनको फ्री में खाना देना, ये सही बात है, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो गलत हो जाएगा। गिविंग एक्स्ट्रा फोकस ऑन देयर करियर, ठीक है, ये भी उनके करियर पे फोकस करना है, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो गलत है। हमारा जो राइट ऑप्शन है बच्चों वो है सेकंड, मोल्डिंग देयर पर्सनैलिटी इन द राइट वे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर है? ओके, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कमेंट ऑन द प्रॉब्लम्स विच कॉज ग्रेट वरी टू आवर एजुकेशनिस्ट एज मेंशन्ड इन पैराग्राफ 1। ठीक है, हमें उन प्रॉब्लम्स के बारे में, उन समस्याओं के बारे में बात करनी है, उन पे कमेंट करना है जो कि क्या दिक्कत क्रिएट करते हैं, किसके लिए, एजुकेशनिस्ट के लिए। एजुकेशनिस्ट मैंने कल भी बताया था बच्चों कि इन्हें कहा जा रहा है, टीचर्स को कहा जा रहा है। टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या चीजें हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो टीचर्स के लिए, एजुकेशनिस्ट के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। देखो इसने हिंट भी दे दिया है कि पैराग्राफ 1 में इस बारे में बात हुई है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको फटाफट से क्या करना है कि आपको सीधा पैराग्राफ 1 में जंप करना है। आप फटाफट से अपने क्वेश्चन पेपर के पैराग्राफ 1 में जाएंगे और वहां देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स थी। तो प्रॉब्लम्स थी, 2 प्रॉब्लम के बारे में बात करिए। अगर आप हाईलाइट, हाँ, यहां से मुझे एक और पॉइंट याद आता है, जब कभी भी आप कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करें तो एक पेंसिल अपने पास रख लें। ठीक है, पेन से ना करें, पेंसिल अपने पास रख लें और रीड करते हुए जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, जैसे मुझे लगा था कि 2 प्रॉब्लम्स के बारे में बात हुई है, शायद इससे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, तो मैंने इसको मार्क कर दिया था। अब जैसे ही मैं क्वेश्चन पे देखूंगा, फर्स्ट पैरा में आऊंगा, मैं देखूंगा कि यहाँ 2 प्रॉब्लम्स लिखी है और मैं सीधा उन प्रॉब्लम्स पे जाऊंगा और मैंने उनको मार्क भी कर दिया था। ठीक है, दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स आई टुक सो मच टाइम व्हाइल एक्सप्लेनिंग यू दिस पैराग्राफ। मैंने इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करते हुए आपको इतना वक्त इसीलिए लिया कि जब हम क्वेश्चन आंसर करें तो आपको बिल्कुल भी परेशानी ना आए। और यही स्ट्रेटेजी, यही पैटर्न आप लोगों को भी अपने एग्जाम में फॉलो करना है। ठीक है, आपको पैराग्राफ को भले ही फास्ट रीडिंग करनी है, लेकिन इतने ध्यान से रीड करना है कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पैसेज में किस पैराग्राफ में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फटाफट से आपको क्लिक होना चाहिए दिमाग में कि कहां पे मुझे इसका आंसर मिलेगा। और जैसे ही आप आंसर ढूंढते हैं, तो जैसे 2 प्रॉब्लम्स मैंने लिखा तो वहां पे फर्स्ट मैंने मार्क कर दिया था कि एक तो रिलीजियस एंड मॉरल इंस्ट्रक्शंस बहुत सारे हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग रिलीजियस और रिलीजियस फेथ के लोग इंडिया में आते हैं, तो पहली प्रॉब्लम ये हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस है। ठीक है, तरह तरह के भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, इस वजह से अगर उनको कोई चीज समझानी है तो किस तरह से समझाई जाए, ये एजुकेशनिस्ट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, बट अगर हमें इसका प्रॉपर आंसर देखना है तो हम इसका फटाफट से एक बार आंसर देखेंगे कि किस तरह से इसका आंसर भी नोट करना है। वैसे मैंने आपको बता दिया है, बट स्टिल अगर आप आंसर नोट करना चाह रहे हैं तो आप यहां से आंसर नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आंसर वाले सेक्शंस में। मैंने इसी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, आई हैव केप्ट द आंसर सेक्शंस आल्सो फॉर यू सो दैट यू कैन कॉपी दोज आंसर्स। अगर ये देखो, ये तो वही आ गया आपके पास आपका पैराग्राफ, और यहाँ पे आता है बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ये है आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर, इसको आप नोट कर लें स्टूडेंट्स। देखो, देयर आर 2 प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी बताया आपको, विच कॉज ग्रेट वरी टू एजुकेशनिस्ट। इस तरह से आपको अपना आंसर फ्रेम करना है। ठीक है, फर्स्ट वन इज द प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस एंड मॉरल इंस्ट्रक्शन, जो हमने देखा ही। इसको आप फर्स्ट पॉइंट, आप आंसर्स को पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, बल्कि पॉइंट्स में ही लिखना तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, जैसे आपको पता है इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं, तो आप सबसे पहले यूं करके ऐसे लिख सकते हैं, देयर आर 2 प्रॉब्लम्स विच कॉज ग्रेट वरी टू आवर एजुकेशनिस्ट। ठीक है, इस तरह से पॉइंट लगाएं और फिर नेक्स्ट लाइन से नंबर 1 लिखें, पॉइंट 1 लिखें, और फिर पॉइंट 1 में लिखें द प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस एंड मॉरल इंस्ट्रक्शंस in a land of many faiths and the problem arising out of large variety of। अच्छा ठीक है, ये मॉरल इंस्ट्रक्शन वाला फर्स्ट पॉइंट हो गया। और दूसरा प्रॉब्लम है
सेकंड प्रॉब्लम इसको अलग से लिखें, ठीक है, पॉइंट में लिखेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू, और इससे एग्जामिनर भी आपको मार्क्स अच्छे दे सकता है, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम आप लिखेंगे कि प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, क्योंकि यहाँ पे इतनी तरह की भाषाएं हैं कि कोई बात किसी व्यक्ति को समझा पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये दो प्रॉब्लम थी, ठीक है बच्चों, इसको फटाफट से नोट करो, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपने ये आंसर नोट कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये हो चुका है कमेंट ऑन प्रॉब्लम्स। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट, लिस्ट टू वेज इन डीलिंग विद एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन टू सॉल्व द एफॉरमेंशन्ड प्रॉब्लम्स, कि हमें दो तरीके बताने हैं, ऐसे दो तरीके जिससे हम जो एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों की पढ़ाई है, एजुकेशन है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हमने, जिसके बारे में अभी तक इस पैसेज में हमने बात करी कि लोगों के मन में क्या है, बच्चों के मन में क्या हो रहा है, डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, भेदभाव क्रिएट हो रहे हैं, उन भेदभावों को कैसे दूर करना है, इस सारी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जा सकता है, उसी को कहा जाता है बच्चों एफॉरमेंशन्ड। एफॉरमेंशन्ड मतलब जिन चीजों के बारे में पहले से ही चर्चा हो रखी है, ठीक है, पहले ही बात हो रखी है, उन प्रॉब्लम्स के बारे में हमें दो तरीके बताने हैं। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों को क्लू भी दिया गया है, यानी कि हिंट दे गई है कि व्हाट शुड बी टॉट टू देम, यानी कि उनको क्या सिखाना चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं सोसाइटी में, समाज में, हमारे देश में, वो समस्या, जो प्रॉब्लम है, वो समाप्त हो सके, ठीक है। तो हम देखते हैं बच्चों, इसका आंसर भी हमें पैसेज में दिया हुआ था, मैं आपको फटाफट से ले चलता हूँ पैसेज पे। देखो बच्चों, अगर मैंने कहा था ना कि आप इस तरह से मार्क करते हुए चलते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी टू फाइंड द आंसर। मैंने मार्क किया था तो देखो मुझे तुरंत ही दिख गया कि एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दे शुड बी ट्रेन टू लव वन अनदर। सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए, आपको दो पॉइंट लिखने हैं बच्चों, तो आप पहला पॉइंट लिख दीजिए, फर्स्ट दे शुड बी ट्रेन टू लव वन अनदर, पहला पॉइंट। टू बी टेंडर टू लोअर एनिमल्स, यानी कि जो लोअर एनिमल्स होते हैं, लोअर एनिमल्स मतलब जैसे हम स्पीशीज में, हम ह्यूमन स्पीशीज है, ठीक है, उस हमारे से नीचे जो स्पीशीज है, हम उनके प्रति क्या रखें बच्चों, एक इमोशनल अटैचमेंट रखें उनके साथ, ठीक है, उनके प्रति प्रेम की भावना रखें, ना कि हीन भावना हमें नहीं रखनी है, हमें उनके प्रति प्रेम की भावना रखनी है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हो सकते हैं। और अगर आप तीसरा पॉइंट लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, इन दो में से ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन में दो लिख सकते हैं, टू ऑब्जर्व एंड थिंक राइट, कि सही चीज को देखें, परखें, समझें और सही कदम उठाएं, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट्स थे, इनमें से आप कोई भी दो पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इसका आंसर देखना है प्रॉपर तरीके से कि किस तरह से इसका आंसर लिखा जाए, तो चलते हैं बच्चों सीधा आंसर्स की तरफ। ये आपका सी क्वेश्चन नंबर सी, मतलब सी पार्ट है, थर्ड पार्ट है, इसका आंसर देखिए। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन दे शुड बी टॉट, दे शुड बी, इसके आगे लिख सकते हैं दे शुड बी टॉट टू, या दे शुड बी टॉट, उनको क्या सिखाया जाना चाहिए, तीन चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, वही चीजें, ट्रेन टू लव वन अनदर, कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें एक दूसरे के साथ, ठीक है। सेकेंड, टेंडर टू द लोअर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स के प्रति एक प्यार की भावना, प्रेम की भावना रखें। टू ऑब्जर्व एंड थिंक राइट, ठीक है, सही चीज को परखें और सही डिसीजन लें। ये हो जाता है बच्चों हमारा पार्ट सी का आंसर। इसको आप नोट करें, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। पार्ट सी हमने कर लिया, पार्ट डी में आते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वेज द ऑपोजिट ऑफ अनसिंपैथेटिक फ्रॉम वर्ड्स यूज्ड इन पैराग्राफ 1, ठीक है बच्चों। हमें किसका ऑपोजिट बताना है, यहाँ पे हमें बताना है अनसिंपैथेटिक। तो उसके लिए पहले हमें अनसिंपैथेटिक का मतलब पता होना चाहिए। अनसिंपैथेटिक उसे कहा जाएगा जिसके प्रति, जिसके मन में किसी के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, ठीक है। Who does not have feeling of love and compassion for others, जिसके मन में या दिल में दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं होती, दूसरों को क्या देखता है, हीन भावना से देखता है और नफरत की भावना से देखता है, उसको कहा जाता है अनसिंपैथेटिक। और उसी का ऑपोजिट क्या होगा बच्चों, जो प्रेम की भावना से देखता है, जो हर व्यक्ति से, हर इंसान से या सभी से प्यार
प्यार से रहता है, उसके अंदर प्रेम की भावना है, यानी कि दया की भावना है रहती है। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा बच्चों। पर्सनैलिटी तो नहीं होगा, पर्सनैलिटी गलत है। इंस्ट्रक्शंस भी नहीं होगा, साइट का मतलब देखना होता है, साइट भी नहीं होगा, तो इसका होगा स्टूडेंट करेक्ट आंसर टेंडर। टेंडर का मतलब होता है जो सबसे क्या रखे, प्रेम की भावना रखे, उसे कहा जाता है टेंडर। ठीक है, और जो प्रेम की भावना ना रखे दैट इज अनसिंपैथेटिक। तो इसका ऑपोजिट वर्ड होगा ऑपोजिट का मतलब होता है एकदम उल्टा, विपरीत। ठीक है, जिसे हम हिंदी में विलोम शब्द भी कहते हैं या फिर विपरीत शब्द भी कहते हैं, वो होते हैं बच्चों आपके ऑपोजिट। या फिर ये कभी इस तरह से भी आ सकता है, ऑपोजिट ना लिख के ये एंटोनिम भी आ सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। ऑपोजिट मीनिंग का मतलब होता है एंटोनिम्स। ठीक है, तो आप इस पे कभी कंफ्यूज ना रहें। अगर एंटोनिम्स लिख के आ जाता है तो इसका मतलब उसका जो उल्टा है, उल्टा मीनिंग जो है, नेगेटिव मीनिंग जो है, वो आपको लिखना है। अनसिंपैथेटिक का मतलब जो किसी से प्यार ना करे, इसका उल्टा होगा जो सबसे प्यार करे, दैट इज टेंडर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये क्लियर है? ओके, वेरी गुड, इसको नोट करो। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ कैन अ स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी बी मोल्डेड इन द राइट वे? एक स्टूडेंट की, एक विद्यार्थी की पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को सही दिशा कैसे दी जा सकती है, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, जिसको मैं क्या कहूंगा बच्चों, थोड़ी देर पहले जिस बात पर चर्चा की हो उसे कहा जाता है अफोर मेंशन्ड। ठीक है, अबाउट विच आई अफोर मेंशन्ड। तो किस चीज के बारे में मैंने अभी बात करी थी? बाय टीचिंग देम टू थिंक एंड डू राइट, कि उन्हें ये सिखाना कि कैसे सोचें और कैसे सही कदम लें। या फिर बाय टीचिंग देम अबाउट कल्चर, ट्रेडिशन एंड रिलीजन। तीसरा, बाय टीचिंग देम टू काउंट एंड कैलकुलेट, या फिर उनको काउंट और कैलकुलेट करना सिखाएं। या फिर बाय टीचिंग देम टू रीड एंड राइट, उनको लिखना और पढ़ना सिखाएं। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको बच्चों एकदम करेक्ट लग रहा है, मुझे बताइए। अगर हम इस चीज को पैराग्राफ में ढूंढना चाहें तो आपको ये आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जहां पे ये लिखा हुआ था कि टीचिंग का जॉब, टीचिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ लिखना, पढ़ना, काउंट करना या फिर क्या सही है क्या गलत है ये देखना नहीं होता, बल्कि हमें उनको क्या सिखाना है, हमें उन्हें अपना कल्चर, ट्रेडिशन और रिलीजन भी सिखाना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें पैसेज में आंसर मिल जाता है, इस वजह से जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, सेकंड पार्ट, बाय टीचिंग देम अबाउट कल्चर, ट्रेडिशन एंड रिलीजन, अगर उन्हें हम अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और धर्म कर्म के कार्यों के बारे में सिखाएंगे तो हम उनकी पर्सनैलिटी को, विद्यार्थियों की पर्सनैलिटी को एक सही दिशा दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। इज इट क्लियर? इस क्वेश्चन को नोट करो और इसके सही आंसर को भी नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Based on your understanding of paragraph 2, list one major problem that we face in schools today that these head over the fishing nets being used in present times। अच्छा, ये बच्चों थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहीं तक है। ठीक है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ 2 लिस्ट वन मेजर प्रॉब्लम दैट वी फेस इन स्कूल टुडे, यानी कि हम स्कूलों में, विद्यालयों में आजकल किस चीज का, कौन सी ऐसी समस्या है जिसको हम फेस कर रहे हैं, जो हमें आए दिन टीचर्स को हो गया या फिर जो स्टाफ है उनको ये चीज देखने को मिलती है स्कूलों में, कौन सी समस्या वो ऐसी है। ठीक है, जो बाद वाला पार्ट है इसको आप कट कर दें, इसको नोट ना करें। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप नोट ना करें, आप सिर्फ इतना नोट करें कि सेकंड पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी सबसे मेजर प्रॉब्लम, मेजर होती है मतलब मुख्य समस्या। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी समस्याएं रहती हैं स्कूल में, लेकिन एक मुख्य समस्या क्या है जिसका सामना आए दिन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा बच्चों, पैराग्राफ 2 के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? पैराग्राफ 2 के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, difficult to teach a diversity of students about a particular culture या रिलीजन। ठीक है, ये हमने शुरू में भी देखा था कि जहां पे बताया जा रहा था कि एजुकेशनिस्ट के लिए, टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि स्कूलों में क्या रहता है बच्चों, एक स्कूल की एक क्लास में, कक्षा में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलीजन के बच्चे बैठे होंगे। देयर आर ओनली स्टूडेंट्स सिटिंग बिलोंगिंग फ्रॉम जस्ट वन रिलीजन,
दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जहाँ इतने सारे धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं और एक स्कूल में आते हैं, और कोई स्कूल ऐसा भी नहीं कर सकता है कि नहीं हम तो जी सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को एडमिशन देंगे और हम बाकी धर्म के लोगों को तो एडमिशन देंगे ही नहीं। और वो बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि अगर स्कूल ऐसी जगह है जो धर्मों में बांटना नहीं बल्कि यूनाइट होना सिखाता है, और वहीं पे अगर इस तरह का भेदभाव होगा तो वो एक सही बात नहीं है, ठीक है। बल्कि स्कूल में क्या होना चाहिए, हर रिलीजन के लोग, बिकॉज इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, और हमें उस चीज को प्रमोट करते हुए क्या करना चाहिए, अपने स्कूल में हर तरह के रिलीजन के लोगों को एडमिशन देना चाहिए, और साथ ही साथ उन्हें किस तरह से साथ में एक साथ मिलजुल के हारमनी भाईचारे के साथ रहना चाहिए, ये हमें उन्हें सिखाना चाहिए। दिस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। पर वहां समस्या क्या आ जाती है, जब इतने सारे, देखो हमने एडमिशन तो दे दिया इतने सारे डाइवर्सिटी के कल्चर, students coming from different cultures and religious beliefs, but the problem arises is that when we need to teach something particular, अगर हमें किसी पर्टिकुलर कल्चर के बारे में कोई चीज समझानी है, वहां समस्या उत्पन्न होती है कि हम जो बच्चा उस कल्चर से बिलोंग ही नहीं कर रहा है, जो उस लैंग्वेज को नहीं समझता है, या फिर जो उसके जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं या फिर जो प्रैक्टिसेस उस कल्चर में फॉलो की जाती हैं उनको नहीं समझता, तो उसको वो चीजें कैसे समझाई जाए। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल के, एक उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कोई दिल्ली का स्टूडेंट उत्तराखंड के किसी स्कूल में आके एडमिशन ले लेता है सपोज, ठीक है। और वो क्लास में जहां बैठा है वहां पे मोस्टली द मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर बिलोंगिंग फ्रॉम उत्तराखंड इटसेल्फ, ठीक है। तो उन्हें उत्तराखंड का कल्चर पता है, उन्हें उत्तराखंड की लैंग्वेज पता है, यहाँ पे जो डिशेस हैं यहाँ की जो अ, आप कह सकते हैं ट्रेडिशंस है, रीति रिवाज है, वो उसे समझ आते हैं, गाने समझ आते हैं, डांसेस हैं, कल्चरल डांस है, वो उसे सब समझ आते हैं। इवन कल्चरल अटायर्स, कपड़े किस तरह से पहने जाते हैं, ज्वेलरीज कैसे पहनी जाती हैं, ये सारी चीजें उसे पता है। अगर मैं मान लीजिए एज अ टीचर डिस्कस करता हूँ किसी पर्टिकुलर चीज जो किसी उत्तराखंड के कल्चर से आ रही है, तो जो बाहर से जो बच्चे आए हुए हैं, जो दिल्ली से बच्चा आया है, जो महाराष्ट्र से बच्चा आके बैठा है वहां पे पढ़ रहा है, उसे वो चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। ही विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट, और अगर वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा चीजों से, तो फिर वो क्या होगा, उसका ध्यान डाइवर्ट होगा, ठीक है। उसे पढ़ने में क्लास में एंजॉय नहीं आएगा क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये एक समस्या बन जाती है टीचर्स के लिए बहुत बड़ी, क्योंकि क्लास में डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग बच्चे बैठे रहते हैं, ठीक है। तो सबसे कनेक्ट करना है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि स्टूडेंट्स को ही सिखाया जाए अलग अलग कल्चर्स के बारे में। महाराष्ट्र के बच्चे को उत्तराखंड का कल्चर समझाया जाए, उत्तराखंड के बच्चे को महाराष्ट्र दिल्ली का कल्चर समझाया जाए। हम सब, क्योंकि हम ऑल बिलोंग फ्रॉम अ कंट्री दैट इज इंडिया, हम भारतवासी हैं। अब भारत में रहने वाले जितने भी भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी कल्चर्स हैं, उनका नॉलेज बच्चों को होना चाहिए कि भाई मणिपुर का कल्चर ये होता है, मणिपुर की लैंग्वेज ये है, ठीक है। अगर हम साउथ में जाते हैं केरला का कल्चर ये है, अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो पंजाब का कल्चर ये है, हम अगर वेस्ट में जाते हैं तो गुजरात का कल्चर ये है। एक बच्चे को चाहे वो कहीं से भी बिलोंग कर रहा है, उसे सभी कल्चर्स के बारे में पता होना चाहिए। एटलीस्ट अपने कंट्री के कल्चर्स तो उसे पता होने ही चाहिए। ये इस तरह से इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व किया जा सकता है, अगर स्टूडेंट को सभी कल्चर्स के बारे में पता होगा तो वो टीचर की बात से कनेक्ट कर पाएगा। और यही प्रॉब्लम है जो टीचर्स आज की डेट पे फेस कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे तरह तरह के डाइवर्सिटी के स्टूडेंट रहते हैं, उनको किसी पर्टिकुलर कल्चर या फिर रिलीजन, किसी धर्म के बारे में बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है अपने। पहली बात तो आज की डेट में बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपने ही कल्चर का नॉलेज नहीं है, तो फिर उन्हें दूसरों के कल्चर का नॉलेज तो क्या होगा, ठीक है। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट टीचर्स एजुकेशनिस्ट आर फेसिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टुडे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिखेंगे बच्चों। इज इट क्लियर? ओके, आई होप आपको अब ये समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हाउ कैन द स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन बी मेट? ये हमने कल भी डिस्कस किया था इस पे कि चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी स्पिरिचुअल नीड्स भी रहती है, ठीक है। स्पिरिचुअल नीड्स यानी कि स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है बच्चों आध्यात्म। क्या होता है? आध्यात्म। और आध्यात्म अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं इसको अभी एक्सप्लेन करने लगूंगा तो
पूरी की पूरी क्लास निकल जाएगी, तो इसलिए अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है आध्यात्म, ठीक है। तो आध्यात्मिक जरूरतें क्या है एक बच्चे की, या फिर जरूरतें हैं भी या नहीं, कि उसे आध्यात्मिक बातें समझानी है या नहीं समझानी है। वैसे देखा जाए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस जो बच्चों की ये नीड होती है स्पिरिचुअल नीड, इसको हमेशा इग्नोर किया जाता है। खासकर से आज की डेट में स्कूलों में तो बहुत लंबे समय से इनको इग्नोर करते हुए आ रहे हैं। अध्यात्म के बारे में बच्चों को स्कूलों में, विद्यालयों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, विच इज द मेन कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट इज बीइंग क्रिएटेड इन द सोसाइटी टुडे, ठीक है। इस सोसाइटी में अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे इंजीनियर साइंटिस्ट तो बन के निकल रहे हैं, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बन के निकल रहे हैं। अच्छे ऑफिसर्स आ रहे हैं, लेकिन क्या बन रहे हैं, वो करप्ट बन रहे हैं, ठीक है। क्यों? कमी कहाँ पे है? कमी है बच्चों स्पिरिचुअल नीड, क्योंकि जब वो बच्चे थे, वो स्टूडेंट थे, उनकी जो स्पिरिचुअल नीड थी, आध्यात्मिक जरूरतें थी, उनको फुलफिल नहीं किया गया, उनको वो बातें नहीं सिखाई गई जो हमारा एक व्यक्ति का सही धर्म होता है, जो उसको फॉलो करना चाहिए लाइफ में, उसको वो नहीं सिखाया गया। इसीलिए वो आगे जाके इस तरह से गलत कदम उठाता है, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास फ्रॉम हेयर, यहीं से हम नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बच्चों, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।